हाय दिस इज क्लास नंबर 26 जनरल स्टडीज रिवीजन। आज हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। 10 टॉपिक्स इन अराउंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम। लेट अस स्टार्ट विद द क्विक फैक्ट्स ऑफ पॉलिटी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। कैसे? वाया पार्लियामेंट्री कॉमिटीज डिफरेंट कॉमिटीज होती है, वो एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को सेटअप करती है। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव वाया पार्लियामेंट्री कॉमिटीज। स्पीच मेड बाय एन एमपी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जो एमपी राज्यसभा लोकसभा में जो स्पीच देते हैं उसके लिए आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर सकते, इनको प्रिविलेज मिला होता है, कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक्स यूज ऑफ हिज और हर कास्टिंग वोट ओनली। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ही जो स्पीकर है उसको भी हक है वोट डालने का, बट तब कास्टिंग वोट तब होगा जब टाई है, व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड। वोट्स इक्वली डिवाइडेड है देन स्पीकर फिर कास्टिंग वोट डाल सकता है कि ओके दिस आई एम गोइंग विद दिस साइड, लाइक दैट, बट फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं होगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट है, ये वर्क करती है अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के सुपरविजन पे। किस स्टेट, कौन सा राज्य भेजता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द राज्यसभा? द आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। Final decision whether a MP of Lok Sabha has incurred disqualification under the defection law, ये जो फाइनल डिसीजन होता है, ये जो स्टडी करता है वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। दैट इज वाई इसको क्वाजी जुडिशियल पोस्ट भी एट टाइम्स बोला गया है। तो स्पीकर यहाँ पे डिसीजन लेते हैं जब बात आती है डिफेक्शन लॉ की। डिफेक्शन लॉ किस स्केड्यूल में है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था? आंसर डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ये डिफेक्शन लॉ, स्पेशली विधानसभा रिलेटेड जगह पे। तो ये डिफेक्शन लॉ एक और चीज है, अगर जैसे विधानसभा के लेवल पे था, सिमिलरली एमपीज के लिए भी होता है। तो यहाँ स्पीकर की बात है, मतलब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, बट डिफेक्शन लॉ इज देयर। अब ये जो डिसीजन है स्पीकर का, क्या ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? यस और नो, ये भी आंसर बताइए। और यूपी में कितने हैं, मैक्सिमम है तो कितने रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा के यूपी में? आंसर दिस इज वेल। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? पहला जो स्पीकर होता है, सीनियर मोस्ट स्पीकर होता है, उसको बनाया जाता है सीनियर मोस्ट, जो मेंबर चुनाव जीत के जो लोकसभा बनी है, जो सीनियर मोस्ट एमपी है उनको बनाया जाता है से प्रोटेम स्पीकर। इनका काम एक ही होता है, स्वेयर इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। तो रेगुलर स्पीकर का चुनाव करवाते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब ये जो सीनियरिटी है प्रोटेम स्पीकर का, ये बेस्ड ऑन एज होता है या बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ हाउस होता है? प्रोटेम स्पीकर। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट्स एज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो पैक PAC का फ्रेंड होता है CAG, ऐसे याद रखना है। PAC का फ्रेंड होता है CAG, पैक का कैग। सो दिस इज दैट। Who is considered the custodian of the parliament? The answer is speaker। और custodian of the constitution कौन है? आंसर quorum और minimum number of members required to hold the meeting of either house of parliament कितना होता है? 1/10। 1/10 लोग होना चाहिए तब जाके मीटिंग होगा, 1/10। सो पार्लियामेंट्री कमिटी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन जो है पार्लियामेंट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्सरसाइज कंट्रोल। जो एमपी ने स्पीच दिया है फ्लोर ऑफ हाउस में, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। स्पीकर लोकसभा कास्टिंग वोट डालता है केस जब वोट्स इक्वली डिवाइडेड हो। सेक्रेटेरिएट स्पीकर के अंडर वर्क करती है, यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा एमपीज हैं। स्पीकर डिसाइड करता है डिफेक्शन लॉ। प्रोटेम स्पीकर स्पीकर का चुनाव करवाता है, पैक का फ्रेंड है कैग, और कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट स्पीकर है, और 1/10 होता है कोरम। ये कुछ टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सच मेंशन नहीं है, जैसे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बट दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, बट पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इस टाइप से पोस्ट बनती है। सरदार पटेल थे, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के टाइम पे।
मोरारजी देसाई जी, चरण सिंह जी, जगजीवन राम जी, YB चरण जी, देवीलाल जी, LK अडवाणी जी, आप सब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कैबिनेट कमेटी क्या होती है? ये भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ये रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट। रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट। एक्चुअली क्या होता है, पार्लियामेंट का जो वर्क होता है, कुछ चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, कुछ चीज होता है वो रूल्स ऑफ बिजनेस में मेंशन होता है किस तरीके से वर्क करेगा, और कुछ चीज होता है जो कहीं मेंशन नहीं होता है, वो बस एक कस्टम्स होती है, प्रैक्टिसेस होती है। तो कैबिनेट कमेटी ऐसा कोई कस्टम नहीं है, इसका मेंशन है रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट में। ये सेटअप पीएम करते हैं। यूजुअली इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, मोस्टली ये हेडेड बाय पीएम होता है, तो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर भी चेयरमैन बनता है। तो ये कैबिनेट कमिटीज होती है। ये दो टाइप की होती है, प्राइमरली स्टैंडिंग कमेटी होती है, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, स्टैंडिंग मतलब हमेशा रहेगी। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी है: पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। ये 4 कमिटीज होती है। बाकी कुछ एडहॉक होती है जो टाइम टू टाइम बनती है, काम खत्म तो इनको डिसबैंड भी कर दिया जाता है। सो दिस इज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। ओके, सो दिस इज दिस। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है अबाउट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सी, इंडिया में वाटरवेज को हम बहुत एनकरेज कर रहे हैं। समुद्री जो ट्रेड होता है, ट्रेड वाया ओशन सी, इसको भी हम एनकरेज कर रहे हैं, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट एटसेट्रा। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करती है जब मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात होती है। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, सेंटर भी है और स्टेट भी है, दोनों के पास में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ये जिन पोर्ट्स को एडमिनिस्टर करती है वो कहलाते हैं मेजर पोर्ट्स। तो मेजर और माइनर ऐसा नहीं है कि कितना बड़ा है या छोटा है, ऐसा नहीं। माइनर पोर्ट भी एट टाइम्स ह्यूज होते हैं। मेजर पोर्ट्स होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। माइनर पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन जो रिलेटेड स्टेट है उसके पास होता है, रेलेवेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज जो है। अब ये जो स्टेट्स हैं, तो हमारा कोस्टल स्टेट्स है ना, सबके पास कुछ ना कुछ पोर्ट्स हैं मेजर, जैसे आंध्रा हुआ, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। सो डिफरेंस समझ में आया हमें मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट का, मेजर एंड माइनर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखते हैं, जैसे ईस्टर्न कोस्ट से स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु में चेन्नई में है, ईस्टर्न कोस्ट में आर्टिफिशियल पोर्ट है, सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है तमिलनाडु का। वेस्टर्न कोस्ट में केरला में है, कोच्चि में है, ये वेम्बानांद लेक है, यहाँ पर है इंपॉर्टेंट ये पोर्ट, और ये एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड सॉल्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न कोस्ट में ही तमिलनाडु में एन्नोर का पोर्ट है, ये पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में ही वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, ये मेजर रिवराइन पोर्ट है, ये हुगली रिवर पे है, डायमंड हार्बर। वेस्टर्न कोस्ट में कांडला बहुत फेमस है, गुजरात में टाइडल पोर्ट है, ये ट्रेड फ्री जोन भी बनाया है और वॉल्यूम के हिसाब से ये ह्यूज है। कर्नाटका में मैंगलोर में है, ये बेसिकली आयरन ओर एक्सपोर्ट को डील करता है। गोवा में ही मोर्मागांव है, ये रिवर जुआरी की एस्चुरी पे बना हुआ है। एक होता है एस्चुरी, एक होता है डेल्टा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है आप बाद में बताना, एस्चुरी एंड डेल्टा। वेस्टर्न कोस्ट में ही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का है, ये नेचुरल पोर्ट है, हार्बर, बिजिएस्ट पोर्ट बोला जाता है मुंबई को, इसीलिए एक एक्स्ट्रा पोर्ट भी बनाया हमने यहाँ पे जो है JNPT, नावा शेवा भी बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल है। ये बहुत बड़ा कंटेनर पोर्ट है, कार्गो बॉक्सेस। उड़ीसा में पारादीप है, ये नेचुरल हार्बर है, आयरन और एल्यूमिनियम का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तुतिकोरिन है, ये कहाँ पर है, ईस्टर्न में, रिमेंबर तुतिकोरिन ईस्टर्न में है, तमिलनाडु, तुतिकोरिन इज इन ईस्टर्न। ये मेजर पोर्ट है फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का। ईस्टर्न में ही विशाखापट्टनम है, ये डीपेस्ट पोर्ट है, आयरन और जापान और सारी एमिनिटीज यहाँ पे हो रही है। देन इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में पोर्ट ब्लेयर भी है, ये मेनलैंड से कनेक्टेड शिप एंड फ्लाइट में है, तो पोर्ट ब्लेयर इज अगेन स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेन्नई में है, कोच्चि, एन्नोर, कोलकाता, कांदला, मंगलोर, मोर्मागांव, मुंबई, देन JNPT, पारादीप, तुतिकोरिन, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर। इसका एक लेटेस्ट एक मैप भी है जो मैं अभी टेलीग्राम पे हाई रेजोल्यूशन का शेयर करूंगा, इन सारे मैप्स, इन सारे पोर्ट्स का। तो द आइडिया इज मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट का डिफरेंस एंड दीज पोर्ट्स की लोकेशन, ईस्टर्न है या वेस्टर्न है, ये एक आइडिया होना चाहिए। सिमिलरली नेशनल वाटरवेज होते हैं, 111 नेशनल वाटरवेज बन चुके हैं इस नए वाटर एक्ट 2016 में, बट ऑपरेशनल केवल 13 ही है। ये एक लेटेस्ट PIB का डॉक्यूमेंट मिला था, ऑपरेशनल
वाटरवेज का। वाटरवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटरवेज क्या होते हैं? जैसे मैरीटाइम हुआ समुद्र से, इंडिया के अंदर भी तो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इस रिवर के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, तो वो होता है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज जैसे नेशनल वाटरवे 1 है, ये गंगा से चल रहा है, भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम हल्दिया टू इलाहाबाद, यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल। अब सवाल आ सकता है ये कहाँ कहाँ किन राज्यों से है, तो यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल। दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में एक न्यूज आया था कि नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को कनेक्ट कर रहे हैं। देन दिस इज ब्रह्मपुत्रा डुबरी टू सडिया में NW2 है, ये असम में है, 891 किलोमीटर का है, ये 1620 किलोमीटर। थर्ड है वेस्ट कोस्ट कैनाल कोट्टापुरम टू कोलम चंपाकरा उद्योग मंडल कैनाल है, ये केरला में है। फिर NW4 है, फेज 1 डेवलपमेंट है, मुकतियाला टू विजयवाड़ा रिवर कृष्णा में, नेशनल वाटरवे 4, ये आंध्रा में है, 82 किलोमीटर का। देन वाटरवेज महाराष्ट्र में है, NW10 अंबा रिवर पे, NW83 राजौरी क्रीक में, NW85 है दिस रेवा दंदा क्रीक एंड कुडाइलिका रिवर सिस्टम पे। नेशनल वे वाटर नंबर 91 है शास्त्री रिवर जयगढ़ क्रीक सिस्टम में, ये सब महाराष्ट्र में, ये वाटरवेज इन महाराष्ट्र 1 2 3 4। कुछ स्टूडेंट्स अभी MPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र PSC, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन जो नेक्स्ट है वो नेशनल वाटरवेज गोवा की बात है, मांडोवी में है, मांडोवी। देन जुआरी पे भी है, ये गोवा में है। फिर गुजरात में है नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर पे, और एक सुंदरबंस में भी है, सुंदरबंस में भी है वेस्ट बंगाल में, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के थ्रू। तो ये जो 13 है ना, ये ऑपरेशनल है। वैसे तो 111 अभी डिसाइड हो चुके हैं, दीज 13 आर ऑपरेशनल। इनका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये वाटरवे कहाँ है, स्पेशली NW1 NW2 3 एंड 4 भी, ये एक आइडिया होना चाहिए। दीज आर ओल्डर वंस एंड इंपॉर्टेंट वंस। बाकी नए महाराष्ट्र में है, गोवा में है, गुजरात में है और सुंदरबंस में। ओके, अब हिस्ट्री में एक और चीज आती है, हिस्ट्री में एक चीज आती है, वो होती है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो महाजनपद जो हमने पढ़ा 16 महाजनपद, इसमें मगध, वत्स, अवंती और कौशल बहुत इंपॉर्टेंट थे। 4th to 6th सेंचुरी में इनका बहुत राइज हुआ, और महाजनपदास में भी मगध सबसे इंपॉर्टेंट था, मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉस्परस किंगडम था नॉर्थ इंडिया का। फाउंडर जो था वो बृहद्रथ था। ग्रोथ हुआ हरियनका डायनेस्टी में, शिशुनाग नंदा में, और जैनित आया इसका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। हरियंका डायनेस्टी थी, इसने एस्टैब्लिश किया था कैपिटल कहाँ पर, राजगीर में, राजगीर आज का मॉडर्न डे पटना। फिर ये जो था वो गिरिव्रज था एट टाइम पे, चाइनीज पिलग्रिम भी यहाँ पे आए। बिम्बिसार फाउंडेड द सिटी ऑफ राजगृह एट द फुट ऑफ हिल्स लाइंग नॉर्थ ऑफ दिस गिरिव्रजा। तो हरियंका डायनेस्टी थी, वो फाउंडर थी, राजगीर एंड दिस। फिर बिम्बिसार आता है, ये कंटेम्पररी बुद्धा के थे, फर्स्ट किंग थे जो स्टैंडिंग आर्मी बनाते हैं। अंगा किंग ब्रह्मदत्त को डिफीट करते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस का सिस्टम चालू होता है, दिस इज बिम्बिसार हरियणका। देन इसके बाद कौशल मैट्रिमोनियल अलायंसेस से ये आगे बढ़ाते हैं। प्रसेनजित इज इंपॉर्टेंट, जैनिज्म में हमने पढ़ा था। ओके, कौशला महाकौशला देवी एंड लिच्छावी चेलाना एंड माद्रा क्लैन ऑफ पंजाब। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस से इन्होंने अपना किंगडम स्ट्रॉन्ग किया। फिर आता है चंद्र प्रद्योत महासेना उज्जैन का। देन गांधार रूलर आए, तक्षशिला हुए। तो ये सारा काम हुआ बिम्बिसार के टाइम पे। दिस ऑल वर्क हैज बीन डन इन अंडर द बिम्बिसार के रूल में। फिर हरियनका में ही ये होता है अजात शत्रु जो था 492 टू 460 BC था। ये सन था बिम्बिसार का, बहुत एग्रेसिव था, ये बहुत एग्रेसिव था। पॉलिसी एक्सपेंशन होता है। फिर मटर्नल अंकल प्रसेनजित सबको ये डिफीट करता है और एक्सपैंड करता है इस मगध एम्पायर को। वैशाली को डिस्ट्रॉय करता है। इसी टाइम पे बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज रीन और ही पैट्रोनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अजात शत्रु के नाम पे। सुनिधा एंड वत्सकर अजात शत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे। देन एक वॉर इंजन बनाया था इन्होंने, महाशिला कंटाका। ये एक वॉर इंजन था, बिग स्टोन्स इसमें ऐसे कैटापुल्ट जैसे गुलेल होती है वैसा उससे ये फेंक के मारते थे। फिर राथा मुसला था, ये एक चैरियट था जो डिफीट किया लिच्छावी। सो अजात शत्रु जो था ये वॉर मशीन था, वॉर मशीन, बहुत एग्रेसिव था, पॉलिसी एक्सपेंशन किया अजात शत्रु। फिर इसके बाद उदयन आता है। उदयन सन एंड सक्सेसर ऑफ अजात शत्रु था। फोर्ट्स बनाएगा गंगा सोन रिवर पे, पटालीपुत्र पटना पे, और कैपिटल अब ट्रांसफर हो जाएगी दिस पटालीपुत्रा पे।
तो इस तरीके से उदयन हुआ। उदयन के साथ खत्म होती है हर्यंका डायनेस्टी। फिर आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में नागा यहाँ पे बनता है, डिस्ट्रॉय किया प्रद्योत डेस्टिनी दिस डायनेस्टी ऑफ अवंती को, और वैशाली में कैपिटल शिफ्ट होती है। फिर काल अशोक इंपॉर्टेंट है, ये सक्सीड करता है शिशुनाग को, और इसी टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वैशाली। तो देखो पहले पहले राजगृह में हुई थी, अभी वैशाली में शिशुनाग के अंडर पे हो रही है, तो दिस इज शिशुनाग। फिर नंदा डायनेस्टी आती है, महापद्म नंदा कॉन्करर फाउंडर होता है ये सारा एक्सपेंशन भी करेगा। इसमें धनानंद बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये लास्ट नंदा रूलर होता है। अलेक्जेंडर ने इसी टाइम पे इन्वेड किया 326 में, बट वो धनानंद की आर्मी देख के अलेक्जेंडर फिर वापस जाने का सोचता है, आर्मी भी अलेक्जेंडर की रिवोल्ट करने जैसा होता है। बट इस कॉन्टेक्स्ट ने जो ग्रीक के साथ रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होते हैं, एक रास्ता ओपन हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी टाइम पे आता है, कौटिल्य उसका गुरु होता है, और धनानंद को ओवरथ्रू करके बनती है मौर्यन डायनेस्टी। सो इस तरीके से हर्यंका के बाद शिशुनाग, फिर नंदा, और फिर आती है मौर्यन डायनेस्टी जो कि हमने पहले देखा था। मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त, अशोक, ये सब होंगे। अब मगध इतना राइज क्यों हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मगध की थी वो थी इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थे, आयरन बहुत था इनके पास, तो इनके पास आर्मी बनाने के लिए, सॉर्ड्स बनाने के लिए आयरन हो गया। अलुवियल सॉइल है गैंगेटिक प्लेन का, तो इनको एग्रीकल्चर अच्छा हो गया। तो दैट इज वाई स्ट्रैटेजी, जो जोग्राफिकल इनकी लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उसने बहुत सपोर्ट किया मगधा को। टाउन्स बनते हैं, मेटेलिक मनी, कॉमर्स स्टार्ट होता है, इनलैंड वाटर वेज भी होता है, तो वेल्थ इनकी मल्टीप्लाई होती चली गई। फिर एलिफेंट्स भी इनके पास होते हैं, तो वॉर में एलिफेंट्स यूज करते हैं। अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर भी होता है मगधन सोसाइटी का, यहाँ पे रूलर्स हैं, पॉलिसीज हैं, इवन जो ट्रेडर्स हैं, सबका कलेक्टिव एफर्ट ये होता है कि मगध सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद इसमें उभर के आता है। तो ये मगधन एम्पायर है, हर्यंका, शिशुनाग, नंदा, और फिर दिस मौर्यन। तो ये राइज ऑफ मगधा हुआ। इसी टाइम पे हमने देखा ग्रीक इन्वेजन हुआ। तो ग्रीक इन्वेजन बेसिकली कॉन्क्वेस्ट पर्शिया करता है, मतलब आज का ईरान। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर इंडिया में आता है खैबर पास से 326 बीसी में, 326 बीसी में। एक ब्रिज भी बनता है इंडस रिवर एट बिहाइंड अबाउट 24 किलोमीटर। तो आइडिया था इंडस रिवर क्रॉस करो, इंडिया आओ, इंडिया इंडस, इस तरीके से ये लोग सोचते थे, इंडिया को कॉन्कर करना था। फिर क्रॉसिंग इंडस अलेक्जेंडर तक्षशिला की तरफ आता है, यहाँ पे अम्भी सबमिट कर देता है, अलेक्जेंडर उसको सोवरेनिटी डिसाइड कर देता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। फिर ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन प्लेन में जब आते हैं, तो यहाँ पे किंगडम होती है पोरस, ग्रीक्स कॉल पोरस। ये जो रिवर है, जैसे झेलम और चेनाब के बीच की जो किंगडम थी, यहाँ पे पोरस एक राजा होता है। पोरस बहुत बहादुर होता है, ही फॉट ब्रेवली बट वॉज डिफीटेड एंड वॉज लेड बाय अ कैप्टिव बिफोर अलेक्जेंडर। और पोरस से जब अलेक्जेंडर, ऐसा एक स्टोरी है कि पोरस से पूछा कि आपको कैसे ट्रीट करें, तो ही सेड दैट वैसे ही ट्रीट करे जैसे एक किंग दूसरे किंग को ट्रीट करता है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो इस ब्रेवरी से यहाँ पे उसको इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स इस साइड आगे क्या है उसका एक आइडिया लगा। फिर एक ब्यास रिवर पे आता है, यहाँ पे म्यूटिनी भी हो जाती है, बिकॉज अलेक्जेंडर की फोर्स अब बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई है, इतने टाइम से वॉर मशीन की तरह वर्क कर रहे हैं। बैटल ऑफ दिस वितास्ता एंड झेलम होती है यहाँ पे। वितास्ता का मॉडर्न नेम क्या है? रिवर्स है ना, ये पूरी पंजाब की रिवर है, 5 रिवर्स पंजाब, तो ये रिवर होती है वहां। तो ये इस बैटल पे अब क्या होता है, अलेक्जेंडर की आर्मी डिफीट करने का सोचने लग जाती है। तो फिर अब क्या होता है, अलेक्जेंडर फिर आगे नहीं बढ़ता, वो रिटर्न हो जाता है। अब इससे क्या हुआ, ग्रीक इन्वेजन से क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ, 2 सिविलाइजेशन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में हुआ। यूरोप अब एशिया के कांटेक्ट में आ गया। ग्रीक्स यहाँ पे एस्टैब्लिश भी हुई है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वगैरह भी हुआ। गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है, गांधार आर्ट, वहां पे आपको ग्रीक ट्रेडिशन देखने को क्लियर कट मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस कल्मिनेशन हो गया 2 डिफरेंट सिविलाइजेशन का। मौर्यन एम्पायर को भी यहाँ पे अलेक्जेंडर से सीखने को मिला कि कैसे मिलिट्री एज अ वॉर मशीन की तरह वर्क करती है, तो इससे इसको भी बेनिफिट हुआ, मौर्यन एम्पायर को भी। तो दिस इज इफेक्ट्स ऑफ ग्रीक इन्वेजन, है ना। और इनके जो फिर इनके जो राजदूत भी एक्सचेंज होता है, बुक आता है इंडिका एटसेट्रा, उससे इंडियन हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पता चलती है, क्रोनोलॉजी। सो दिस इज ग्रीक इन्वेजन एंड ग्रीक इन्वेजन का इफेक्ट, और ये था मगध एम्पायर।
अब लास्ट क्लास में हमने आरबीआई पढ़ा था, अब हम देखते हैं आरबीआई को अगर मनी कंट्रोल करना है तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं। एक तो क्वांटिटेटिव होता है, मतलब क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ पैसा कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल करता है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल, जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कितना पैसा है मार्केट में उससे कंट्रोल होता है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट करके आरबीआई करता है। क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी में। अब इसके तरीके क्या हैं? एक है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट जो होता है इसको रीडिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। बैंक रेट से क्या होता है, जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए तो आरबीआई से वो इस रेट पे पैसा लेते हैं। इट इज द रेट एट विच द आरबीआई अलाउ फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक, तो दिस इज कॉल्ड बैंक रेट। जैसे अभी कुछ एक रेट चल रही है से 9%, दिस इज बैंक रेट। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? 62 से आरबीआई ने एम्पावर किया सीआरआर रिक्वायरमेंट 3 से 15% होना चाहिए टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का। फिर एक बिल आया तो सीआरआर को इन्होंने और थोड़ा कम भी किया। आरबीआई ने एम्पावर किया, आरबीआई ने एक्ट ने सीआरआर कैश दैट बैंक्स डिपॉजिट विद द आरबीआई विदाउट एनी फ्लोर रेट और सीलिंग रेट। तो कैश रिजर्व रेशियो एक पार्ट होता है टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक का, जो उन्हें आरबीआई के पास रखना पड़ता है गारंटी की तरह। तो ये कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है, सीआरआर। फिर एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ये रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स है जो सारे कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड दिस अप्रूव्ड सिक्योरिटी, इक्वल टू नॉट मोर देन 40% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो एसएलआर क्या होता है कि बैंक्स के पास, बैंक्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं, बैंक्स हमसे पैसा लेते हैं, उस पैसे को आगे लोन पे दे देते हैं। हमसे पैसा जो डिपॉजिट करा रहे हैं तो हमको 3% रेट देते हैं और लोन देते हैं 6% पे, बीच का 3% बैंक का हो गया। बैंक वर्क्स लाइक दिस। अब बैंक के पास जो जितना भी पैसा है हमने डिपॉजिट किया, सेविंग अकाउंट्स में डाला, लाइक दैट, तो जितना भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है बैंक का, उसका कुछ पार्ट उसको हमेशा लिक्विडिटी में रखना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। आप एक और बात बताओ, सीआरआर में जो इसने आरबीआई के पास डिपॉजिट किया है, क्या इस पे इंटरेस्ट मिलता है क्या बैंक्स को? आंसर, तो दिस इज सीआरआर एंड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक्स को खुद का डिपॉजिट लिक्विड फॉर्म में रखना है, जैसे कैश, गोल्ड, अप्रूव्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। मतलब ऐसा नहीं हो कि बैंक अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे इधर उधर, उसके पास लिक्विडिटी ही नहीं है, तो उसके लिए एसएलआर है। सीआरआर आरबीआई अपने पास रखवाता है, दिस सीआरआर कैश आरबीआई को देना पड़ता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जिससे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। 1991 के बाद ये काफी पॉपुलर हो गए। जैसे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो रही है मार्केट में, इसको फ्लश करना है, एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स एटसेट्रा, तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना चालू कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और लोगों से बोलेगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, बदले में जितना पैसा है वो मुझे दे दो। तो फ्लश हो गया ना, स्क्वीज कर लिया सारा पैसा मार्केट से, और पैसे के बदले उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा आरबीआई और विड्रॉ कर लेगा मनी और लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, रिड्यूस करेगा वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट लीडिंग टू कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। अब लोग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत गिल्ट एज्ड होती है, इस पे भरोसा ज्यादा होता है, तो जितने भी बैंक्स वगैरह हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं और खुद का लिक्विडिटी उनका खत्म हो जाता है। अब उनके पास पैसा लिक्विड नहीं है, सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। अब पैसा लिक्विडिटी कम हो गया बैंक्स में, तो वो कस्टमर्स को भी कम पैसा देंगे, पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर एक होती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? ये भी इंट्रोड्यूस 1992 में आरबीआई ने किया। आरबीआई क्या करता है? शॉर्ट टर्म मनी देता है बैंक्स को अगेंस्ट सिक्योरिटी, जैसे जीसैक्स थी ना, ऐसे सिक्योरिटीज हैं, आरबीआई को पैसा देना है। जैसे एक बैंक बी है, बैंक बी के पास बहुत सारा पैसा हो रहा है, तो वो क्या करेगा? इस एक्स्ट्रा पैसे को आरबीआई के पास गिरवी रख देगा और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट रेट मिलता जा रहा है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स को एडजस्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म मनी के लिए अगेंस्ट सिक्योरिटी होती है रेपो और रिवर्स रेपो। तो व्हेन रेपो रेट इंक्रीजेस, तो इससे डियरर मनी पॉलिसी बोलते हैं। रेपो रेट बढ़ गया मतलब बैंक अपना पैसा आरबीआई को देगा तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक क्या करेगा? सब यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा।
तो रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो वो डियरर मनी पॉलिसी हुआ. बोरोविंग फ्रॉम द आरबीआई बिकम्स मोर एक्सपेंसिव एंड द व्हेन द रेपो रेट डिक्रीजेस चीपर मनी पॉलिसी बोरोविंग बिकम्स चीपर. रेपो रेट इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इन द मार्केट. देखो रेपो रेट क्या है, ये जो पहले मैंने बताया था पार्क करेगा वो रिवर्स रेपो था. रेपो रेट क्या है, रेपो रेट ये है कि जैसे बैंक है, बैंक को पैसा चाहिए, अगर डियरर मनी पॉलिसी है, रेपो रेट जैसे अभी शक्तिकांता दास साहब ने बढ़ाने को बोला, रेपो रेट अगर बढ़ाने की बात हो रही है तो बैंक्स को आसानी से पैसा नहीं मिलेगा. प्लस बैंक अपना पैसा आरबीआई को देगा तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. तो बैंक पैसा कम ले रहा है और जो बैंक्स के पास पैसा है वो आरबीआई को दे रहा है, तो ओवरऑल बैंक के पास क्या हो गया, लिक्विडिटी कम हो गई. तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों टेंडम में चलती है. रेपो रेट मतलब आरबीआई से पैसा लेना, रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई में अपना पैसा डिपॉजिट करना. रेपो रेट बढ़ा है तो आरबीआई से पैसा लेना डिफिकल्ट हो गया, आरबीआई पे पैसा डिपॉजिट करने पर हायर इंटरेस्ट मिल रही है, तो इंसेंटिव मिल रहा है अपना पैसा सब आरबीआई में पार्क करने का. तो रेपो रिवर्स रेपो रेट हमेशा टेंडम में चलता है. दोनों अगर बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है, डियरर मनी पॉलिसी है, मार्केट से लिक्विडिटी को हटाना है. दोनों अगर कम हो रही है मतलब चीपर मनी पॉलिसी है, जो अभी तक हो रहा था अकोमोडेटिव, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना है. तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट भी 96 में इंट्रोड्यूस हुआ था. बैंक्स पार्क शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद द आरबीआई. जो मैंने बताया ना, बैंक्स अपनी एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई में पार्क कर देते हैं, बदले में पैसे मिल रहे हैं उन्हें, इंटरेस्ट. इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो का मतलब है आरबीआई उनसे बोरो कर रहा है कि आप अपना पैसा हमें दे दो, हम आपको हायर इंटरेस्ट रेट देंगे, तो बदले में आप बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा. बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा तो वो आगे कस्टमर्स को भी पैसा नहीं पहुंचाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी. तो ये रिवर्स रेपो रेट होता है. रिवर्स रेपो रेट जो होता है, इंक्रीज हुआ है तो आरबीआई इज रेडी टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. बैंक्स अपना पैसा सरप्लस आरबीआई को दे देंगे, तो अब बैंक्स के पास पैसा नहीं बचा तो ये विड्रॉ करता है लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट. अब ये रेपो रिवर्स रेपो दोनों टेंडम में चलता है, यूजुअली दोनों एक साथ बढ़ता है, दोनों एक साथ कम होता है. दोनों एक साथ बढ़ रहा है मतलब डियरर मनी पॉलिसी है, बैंक से पैसा कम करना है. दोनों गिर रहा है, रेट कम हो रही है मतलब चीपर मनी पॉलिसी है, बहुत इजीली पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आरबीआई. और ये पूरा मैकेनिज्म होता है इन द बैकड्रॉप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ओके, सो ये सारे टर्म्स हैं, क्वांटिटेटिव है, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो एंड रिवर्स रेपो. अब एक क्वालिटेटिव भी होते हैं. क्वालिटेटिव में अब जैसा शब्द में ही लिखा है, नंबर नहीं है यहाँ, ये क्वालिटेटिव है. जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट है, डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटीज ऑफर्ड एंड अमाउंट बोरोड बाय द बैंक हुआ. तो क्वालिटेटिव जो होते हैं वो आरबीआई अगेन क्रेडिट कंट्रोल के लिए ही होता है. जैसे मोरल सुएजन होता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, कंज्यूमर के क्रेडिट का रेगुलेशन, आरबीआई ने कोई गाइडलाइन बना दी कि इस तरीके से ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये क्वालिटेटिव इन नेचर है. क्वालिटेटिव, आरबीआई सेलेक्टिव पर्पजेस के लिए इसको यूज कर रहा है. तो जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट है, डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ऑफर्ड अमाउंट बोरोड में कोई रूल चेंज कर दिया तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया. कस्टमर क्रेडिट रेगुलेशन कर दिया, कोई नए नियम बना दिए कि पेमेंट इसी तरीके से होगा, इतनी अपर कैप लगा दिया है एटसेट्रा, तो वो एक क्वालिटेटिव कंट्रोल हो गया. कोई नई गाइडलाइन आ गई, स्टेटमेंट हो गया कि इसी तरीके से काम होगा, वार्निंग दे दी बैंक को, तो वो क्वालिटेटिव हो गया. क्रेडिट का राशनिंग कर दिया, 100 रुपए से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, तो दिस इज क्वालिटेटिव हो गया. एक मोरल सुएजन भी होता है कि उनसे मोरली अपील कर रहा है कि आप टाइटर पॉलिसी करो, लाइक दैट, तो वो दिस इज अगेन क्वालिटेटिव. तो ये सारे क्वालिटेटिव है, मार्जिन, कंज्यूमर गाइडलाइन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड सुएजन. एंड दीज आर क्वांटिटेटिव, नंबर. तो ये दो टाइप से क्रेडिट कंट्रोल होता है. ओके, नाउ स्मार्ट सिटीज क्या होता है, ये बजवर्ड बना हुआ है. स्मार्ट सिटीज में एक एमसीक्यू आ सकता है कि क्या चीजें इंक्लूडेड है. जैसे सोसाइटी के लिए स्मार्ट सिटीज मतलब क्रिएटिविटी, ट्रेनिंग, इंक्लूजन, क्वालिटी, कल्चर, हेल्थ, सेफ्टी ठीक हो, एनवायरमेंट में सस्टेनेबल रिसोर्स, सस्टेनेबल अर्बनिज्म, अर्बनिज्म बिकॉज दिस इज सिटी. हर शहर में अभी जैसे स्मार्ट सिटी मिशन भी आया था, इसको 5-7 साल हो गए हैं, तो इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी हो रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन. स्मार्ट सिटीज में बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात थी. ओपन डेटा, इंफ्रा, एडमिन, ऑनलाइन सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, एवरीथिंग ऑनलाइन मिल रहा है, एनवायरमेंट सस्टेनेबल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो रहा है, सोसाइटी को फीचर्स मिल रहे हैं, मोबिलिटी है, जैसे मेट्रोज वगैरह बना रहे हैं, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मॉडल है, इकोनॉमी जो है वहां पर भी बेनिफिट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट सिटी के डिफरेंट
पिलर्स। ज्योतिबा फुले जी बहुत इंपॉर्टेंट है अमृत महोत्सव श्रृंखला में। आपका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1887 को। आप, मैं इंग्लिश में करता हूँ, प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे एंड थिंकर थे 19th सेंचुरी के ज्योतिबा फुले जी। आपने फॉट किया अगेंस्ट द इल्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस सोसाइटी, तो जो सोसाइटी में बैड थिंग्स थी उसके अगेंस्ट आपने रिफॉर्म्स किया। आपने सत्य शोधक समाज बनाया था। सत्य शोधक समाज मतलब सीकर ऑफ ट्रुथ, इक्वालिटी हो, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट मिले फॉर द लोअर कास्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्राइमरली आपने वर्क किया। आपने अवेयरनेस कैंपेन भी किया जो अल्टीमेटली इंस्पायर किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को, गांधी जी को। मेजर इनिशिएटिव्स भी लिए आपने अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लेटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और वो था फर्स्ट इंडिजिनसली रन स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे बनाया, आश्रम बनाया, यंग विडोज एंड बिकेम एन एडवोकेट ऑफ विडो रीमैरिज। सो दैट इज वाई सोशल रिफॉर्मर के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिस नाम है इंडिया की हिस्ट्री में, प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड थिंकर ऑफ 19th सेंचुरी ज्योतिबा फुले। ओके, सो दिस इज ज्योतिबा फुले जी। स्मार्ट सिटीज, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल, इन्वेजन ग्रीक एंड मगध, ये वाटरवेज हैं, और ये है दिस पोर्ट्स, deputy prime minister, etc., and quick facts of polity. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.